नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मेरा नाम है समीर और एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो खास करके कमर दर्द के ऊपर होगा। कमर दर्द के बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कमर दर्द क्यों होता है और कैसे इस दर्द से हम बचें। और ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैंने स्टेजेस में इस लेक्चर को बांटा हुआ है, यानी स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको बताऊंगा और किस स्टेज तक एक्सरसाइज काम करती है, योगा काम करता है, थेरेपी काम करती है, ये सारी चीज समझाऊंगा। तो स्पाइन में जो दिक्कतें आती हैं उसके स्टेजेस को समझने से पहले आप जरा एक बार ये समझ लीजिए कि आपकी स्पाइन क्यों खराब होती है। तो आपकी स्पाइन खराब होने का यानी डिस्क में प्रॉब्लम आने का नंबर 1 जो रीजन है वो एक अचानक से वजन ज्यादा उठा लेना। आपकी बॉडी के मसल्स इतने प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि आपने कभी इतना वजन उठाया नहीं। अचानक से आप वजन उठा लेते हैं तो वो सारा लोड आपकी स्पाइन पे आता है और आपको डिस्क की प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, आप अचानक से गिर गए हो, आपके पूरे बॉडी का वेट आपके डिस्क पे आ गया हो, तो नंबर 2 ये रीजन है। और जो थर्ड रीजन है, तीसरा रीजन है, वो आपका स्पाइन पर अचानक से कोई चोट लग जाना, तो इस वजह से भी आपको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्टेजेस समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं स्पाइन की दिक्कत। जब भी आप एक कदम आगे रखते हैं तो आपके पैरों का जो झटका होता है वो स्पाइन पे आता है। आप देखते होंगे जब कभी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या आप कार चलाते हैं या बाइसिकल चलाते हैं तो वहां पे एक स्प्रिंग लगी होती है। वो स्प्रिंग जो होती है वो झटके को कम करती है, जिससे अंदर बैठे हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान को या सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को झटका जो है वो कम लगता है। ठीक उस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी को झटका कम लगने के लिए 2 हड्डियों के बीच में एक नॉर्मल सी डिस्क होती है। लेकिन ये डिस्क जो है ये इतनी आसान नहीं है। ये आपने अक्सर करके डिस्क को साइड से देखा है तो डिस्क इस तरह की दिखती है, लेकिन डिस्क को थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको ऊपर से हम जरा देखें तो डिस्क के अंदर भी एक लिक्विड होता है। ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी नहीं है जो हम पीते हैं, ये जेली होती है, जेली। और ये जेली एक बॉल शेप की होती है, जैसे राउंड बॉल होता है वैसे बॉल की तरह होती है, जो एक तरह के टायर के जैसा रिंग के अंदर ये बॉल रखा हुआ है। और जब भी आपको झटका आता है रीढ़ की हड्डी पे तो ये सारा झटका इस जेली के ऊपर जाता है, तो ये झटका सारा झेल लेता है। लेकिन जब कभी आप जरूरत से ज्यादा इसको तेजी से दबाते हैं, यानी ओवरलोड, जैसे आपको बताया ना आप गिर गए या फिर आपने वजन उठाया, तो ये जो जेली जो गोल थी पूरी राउंड ये पिचक जाती है। तो जब ये जेली पिचक जाती है तो जो रीढ़ की हड्डी का भार जो जेली के ऊपर था वो जेली के ऊपर ना आके ये जो टायर है, यानी कि जो साइड का जो डिस्क का जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर ये पूरा भार पड़ने लग जाता है। जिसके बाद जब भी आप मुड़ते हैं तो जिस जगह पे ज्यादा मुड़ते हैं उस जगह की डिस्क जो है वो दबने लग जाती है और वहां से रास्ता मिल जाता है ये जेली को बाहर निकलने का। ये जेली धीरे धीरे बाहर निकल जाती है, निकलने लग जाती है, और ये है पहला स्टेज, और इसको कहते हैं साइंस की भाषा में डिस्क डेसिकेशन। पहले पे ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरा स्टेज भी फिर जल्दी आ जाता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो जेली है वो नहीं वजन ले पाएगी, तो जो सारा वजन है वो आउटर जो रिंग्स होती हैं, जो टायर बताया ना मैंने आपको, ये टायर के ऊपर जो है ये जो रिंग है इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है और ये रिंग जो है धीरे धीरे करके ये रिंग फटने लग जाती है। तो ये है दूसरा स्टेज। डिस्क डेसिकेशन और एनुअल टियर को डीजेनरेटिव डिस्क यानी डिस्क डीजेनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका डिस्क अब खराब होना स्टार्ट हो गया है और अंदर से वो डिहाइड्रेट हो चुका है। थर्ड स्टेज को कहते हैं डिस्क बल्जिंग। ये ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। इसमें आपका जो रिंग है वो थोड़ा सा तो डैमेज हुआ है, लेकिन थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि आपका जो ये अंदर का लिक्विड जो जेली था वो अब धीरे धीरे बाहर आने लग गया, और वो इतना बाहर आ गया है कि अब वो क्या कर रहा है, ये आपकी नर्व्स को दबा रहा है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैरों में तकलीफ आने लग जाती है, झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, कई बार लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। ये अगर डिस्क आपकी बल्ज हो जाती है तो प्रॉब्लम अगर थर्ड स्टेज में यहां नहीं रुकती है तो आप फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसमें डिस्क
हर्निएशन हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क का मतलब होता है जो ये आउटर रिंग है, ये आउटर रिंग भी अब डैमेज हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब ये डिस्क पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, एक चीज समझने वाली है जो 5वें स्टेज में होगा। देखिए यहाँ पे रिंग फट चुकी है, जेली बाहर आ रही है, लेकिन जेली जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, अभी जेली बीच से नहीं टूटी है। और अगर आप यहाँ पे बीमारी नहीं रुकती है तो आप पहुंच जाते हैं 5th स्टेज में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। और उसमें जेली जो होती है ये जेली भी टूट जाती है, और जेली टूट करके ये आपके कैनाल में, यानी जो पाइप जिसमें आपकी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वहां पे जा करके ये गिर सकती हैं, जिससे आपको बहुत तरह की और भी अलग अलग बीमारियां आपको दे सकती हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम्स के टोटल 5 स्टेजेस अभी समझाएं। तो अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्सरसाइज के अलावा और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी डिस्क एक हेल्दी डिस्क रहे। हमेशा अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी अच्छी तरीके से पिएंगे तो आप लोगों की बॉडी कभी डिहाइड्रेट नहीं होगी, जिसके चलते आप पहले स्टेज में ही आप नहीं आएंगे और आपकी डिस्क हमेशा हेल्दी रहेगी। दूसरी चीज, आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। कभी भी वजन आपका ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरा जो भार है आपका वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ेगा, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी और ज्यादा डैमेज होगी। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। नंबर 3, हमेशा एक हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को आप रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डाइट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यानी कि वो खाना खाइए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, तो वो खाना आप लोगों को ज्यादा फायदा करेगा और आपकी डिस्क जल्दी बिल्डअप होगी। नंबर 4, आप डेली योगा करिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हाइपर आप ऐसे योगा आसन करिए जो आपसे हो ही नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करनी पड़ रही है और आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आप जो भी थोड़े बहुत योगा आसन कर सकते हैं वो आप जरूर करें, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन और उसके अलावा मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। नंबर 5, आप डेली सनलाइट जरूर लिया करिए। सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इससे आप लोगों के बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो मजबूत रहती हैं। नंबर 6, आप बॉडी की मसाज जरूर किया करें। मसाज करने का सबसे बेहतरीन समय होता है नहाने से ठीक पहले। जी हाँ, नहाने से ठीक पहले आप बॉडी की मालिश जरूर किया करें, उसके बाद आप नहाया करें। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे आपकी बॉडी पर, साथ साथ में आपके स्किन पर। इसके अलावा 7th पॉइंट है, जो भी लोग यहाँ पर बेल्ट लगाने का सोचते हैं कि हम बेल्ट लगाए या नहीं, एक बात ध्यान रखिए, आप बेल्ट जरूर लगाइए, क्योंकि 7th पॉइंट यही है, आप बेल्ट लगाया करें जिससे आपकी कमर को सपोर्ट मिले। लेकिन बेल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है हमेशा के लिए। बेल्ट आपको सिर्फ तब लगाना है जब कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या फिर आप लोगों को कहीं दूर जाना हो जिसकी वजह से आप लोगों को पता हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर झटका आ सकता है, तो सपोर्ट के तौर पे आप बेल्ट लगा सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक आपको नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ डिस्क पर इसका ज्यादा भार पड़ता है, जिससे आपकी वो डिस्क इन फ्यूचर आपकी जल्दी खराब हो सकती है। तो एक ही पोजीशन में ज्यादा देर नहीं बैठ। नंबर 2, अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप कभी भी फ्लोर पे ना बैठा करें, जमीन पे आपको नहीं बैठना है। आप कोशिश करें कि आप ऊपर कहीं पर बैठा करें। नंबर 3, आप कोशिश करें कि आप सीढ़ियां कम चढ़ा करें, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने से आपकी स्पाइन पे थोड़ा सा ज्यादा लोड आता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप चाहे तो चढ़ सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो, बट जहां तक हो सके आप अवॉइड करने की कोशिश किया करें। नंबर 4, आप फ्रंट जो बेंडिंग एक्सरसाइजेस होती हैं आप ये ना किया करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्पाइन पे ज्यादा जोर पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है। अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं फ्रंट की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको करने से पहले वार्म अप करके फिर इसे करिए। अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी फ्रंट की तरफ बेंड होने वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नंबर 5, हैवी वेट उठाने से आप बचिए। अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको हैवी वेट तो उठाना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है तो आप हैवी वेट उठाने से पहले एक बेल्ट लगा लिया करें। बेल्ट सपोर्ट देता है
आप सांस अंदर ले लीजिए और फिर बेल्ट बांधिए। बेल्ट सपोर्ट देता है आपकी स्पाइन को, जिससे वो जो वेट आप उठा रहे हैं वो प्रॉपरली पूरे भाग में बट जाता है, ना सिर्फ केवल स्पाइन पे आएगा। तो इसलिए बेल्ट आप जरूर लगाया करें। बट अगर आपको स्पाइनल प्रॉब्लम है तो आप हेवी वेट उठाएंगे ही नहीं, चाहे आप बेल्ट लगाएं और चाहे आप बेल्ट ना लगाएं। नंबर 6 जिसे आपको अवॉइड करना है वो है सड़क पर आने वाले गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स। आप जब भी गाड़ी पर बैठे हो, चल रहे हो, तो आप इन गड्ढों के आने से पहले अपनी गाड़ी को बहुत स्लो कर लिया करिए। अगर आप कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत सारी सवारियां हैं, तो आप हो सके तो आगे की सीट पर बैठा करिए, जिससे आपको झटका कम से कम लगे। और लास्ट 7th है कि आप हमेशा जब भी अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने पैर जमीन पे पटकते हैं तो इसका असर जो है वो आपकी स्पाइन पे आता है। तो जितने धीरे रखेंगे उतना ही धीरे आपके स्पाइन पे इसका असर आएगा, और जितना तेज रखेंगे उतना ही तेज इसका असर आएगा। यानी कि अगर आप दौड़ेंगे तेजी से तो तेजी से असर आएगा, और जितना जॉगिंग करेंगे तो उससे कम असर आएगा, लेकिन अगर चलेंगे तो और कम असर आएगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी डिस्क रिपेयर करनी है तो ऐसे टाइम पे आपको ज्यादा इसे प्रेशर नहीं देना। तो मैंने आप लोगों को 7 डूज एंड डोंट समझा दिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो, और अगर है तो जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको स्टेजेस भी समझाए कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।